ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड की मेहगांव सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं में गिना जाता है। ओपीएस भदौरिया ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और अब उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चलते हैं अपने सहयोगी शरद श्रीवास्तव के पास, जिनके साथ खुद ओपीएस भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। शरद, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भिंड जिले की मेहगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया। ओपीएस भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ तो करीब 25,000 की लीड थी आपकी, 25,000 से आपने जीत दर्ज की। इस बार उपचुनाव में क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जीत का अंतर बढ़ेगा, पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीत होगी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की असलियत भी जनता के सामने आ चुकी है। पिछले 1-1.5 साल में जो छलावा उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ किया है और ख़ास तौर से ग्वालियर चंबल संभाग के साथ किया है, उसको लेकर के जनता के मन में बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश 3 तारीख को वोट में बदलने वाला है। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जीत का अंतर हमारा इस बार बढ़ने वाला है। आप लोग सबसे ज़्यादा टारगेट में हैं इस बार जो उपचुनाव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या और दूसरे नेता हो, कमलनाथ ने तो आपके एक सहयोगी को आइटम तक कह दिया है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उपचुनाव में। कांग्रेस की कार्यशैली और खासतौर से दिग्विजय सिंह जी की जो बयानबाजी है उसको प्रदेश की जनता कभी गंभीरता से नहीं लेती है। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, श्रीमान सिंधिया जी, ये वो व्यक्ति हैं जिनका मध्य प्रदेश की जनता विश्वास भी करती है और जिनसे उम्मीद भी करती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अब उनको गंभीरता से नहीं लेती है। विकास के मुद्दे पर सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी दोनों साथ हैं और जनता पूरी तरह से उनके साथ है। मेहगांव सीट पर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ज़्यादा बड़ा विषय रहेगा? क्योंकि जहाँ तक हम इस अंचल की राजनीति को समझते हैं, जातिगत फैक्टर बहुत मायने रखता है। अब यहाँ सीधी लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, तो इसमें आपको लगता है कि कैसे सामंजस्य हो पाएगा और कौन सा फैक्टर रहेगा जो आपके फेवर में रहेगा? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मेहगांव विधानसभा में पहली बार जातिवाद के दंश को ख़त्म किया है। पिछले चुनाव में जो 61,500 वोट मेरा आया वो हर समाज और जाति और वर्ग का वोट था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं मेहगांव की फिजा को ख़राब नहीं होने दूंगा और जातिवाद को किसी भी तरह से मैं हावी नहीं होने दूंगा। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टी बदलने वाली, दिग्विजय सिंह सबसे ज़्यादा आप लोगों को निशाने पे लिए हैं। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही एक रेड कार्ड जारी कर दिया। कह रहे हैं कि आपने 35 करोड़ रुपए लिए हैं, तो उन्होंने जितनी आपकी जनता है इलाके की, विधानसभा क्षेत्र की, उसमें डिवाइड कर दिया और बोला कि इतने इतने अब आप सब लोगों को बांटिए। आप दिग्विजय सिंह जी को, लक्ष्मण सिंह जी को टारगेट पे लेना चाहिए, जो कितनी बार दल बदल कर चुके हैं। अब कांग्रेस के पास पिछले 6 महीने से चला रही है पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं, पैसे लिए, पर आज तक कोई एक सबूत न मीडिया के सामने रख पाई न जनता के सामने रख पाई। इसलिए कांग्रेस की ये थोती बातों पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ये आपको लगता है कि परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के खिलाफ में कि आप लोग आए हैं तो इतने बड़े बड़े समझौते करके आए, जबकि आप लोग कहते हैं कि सम्मान की लड़ाई थी आपके जो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया? निश्चित रूप से सम्मान की लड़ाई थी। ये तो कांग्रेस इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 चेहरे दिए थे, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहाँ रखा कांग्रेस ने? कहाँ उनको मान दिया, सम्मान दिया? उनके क्षेत्र में विकास को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ख़ास तौर से कांग्रेस की जो साजिश थी वो ये थी कि सिंधिया जी को जनता से दूर रखा जाए और इस अंचल के विकास को रोका जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की, 32 में से 26 सीटें हम इस अंचल से लेके आए। अंतर कितना था? केवल 5 सीटों का अंतर था। 109 पे भारतीय जनता पार्टी थी, 114 पे कांग्रेस थी। तो सरकार जब हमारी वजह से बनी, हम आपको सरकार में लाए और आप हमारे नेता की उपेक्षा कर रहे हो, हमारे क्षेत्र के विकास को रोक रहे हो, इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? और सीमा जब पार हो गई, सर से ऊपर पानी उस समय हो गया जब कमलनाथ जी ने सिंधिया जी को ये कह दिया कि सड़कों पे उतरना है तो उतर जाओ। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जवाब नहीं था,
ये 6.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि का जवाब नहीं था। ये उनका अहंकार था, ये उनका अहम था, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। एक बात ये भी कही जा रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि सम्मान की लड़ाई थी, उनसे कहा कि सड़क पर उतर जाओ, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उनको दरअसल पद की लालसा थी। वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, फिर वो पीसीसी अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, पीसीसी अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी में भी तो नहीं बन पाए हैं। बीजेपी में क्या पूरी बने? कांग्रेस में सिंधिया जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी पद की बात नहीं करते, ना उन्होंने की है और ना हम लोगों को करने देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस इसके अलावा क्या कह सकती है? वो कांग्रेस को ऐसे इतने बड़े व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए था, इसमें बुराई क्या है? जो व्यक्ति लोकप्रिय है, जिस व्यक्ति का पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव है, और कांग्रेस उस व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ठीक, ये एक विषय तो है ही। खैर, जनता में भरोसा जताना बड़ी बात होती है कि आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर चुने जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब फिर एक बात सवाल खड़ा हो रहा है कि आप उनका भरोसा कैसे जीतेंगे आखिरकार कि अब ऐसा नहीं होगा जो हो गया पिछली बार। भाई, जनता ये बात नहीं समझती कि आपकी मुख्यमंत्री जी नहीं मानते या सरकार में आपकी चल नहीं रही। जनता को विकास चाहिए, सरकार हमारी है, मैं विधायक हूं, तो मेरी ये दायित्व है कि मैं जनता के विकास के काम करूं, उनकी समस्या को सुलझाऊं। और जब मैं ये नहीं कर पाऊं तो जनता में आक्रोश स्वाभाविक है। तो मैं सारी परिस्थितियां, क्योंकि 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूं, जनता के सामने थी, इसलिए इसको लेकर के कोई समस्या हमारे बीच में नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं। ये इतने सारे नेताओं का एक साथ एक पावर सेंटर में समाहित हो जाना, ये कहीं आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी बाद में? अब ये गुट नहीं है, ये इतना मजबूत एक संगठन बन गया है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, उमा भारती जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सारे लोग मिलके पार्टी को अंचल में मजबूत कर रहे हैं और पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत बन के उभरने वाली है। कमलनाथ के साथ भी आप बतौर मुख्यमंत्री आप लोग साथ में रहे, अब शिवराज जी मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच क्या आप खास डिफरेंस देखते हैं? किस तरीके से आपको लगता है शिवराज बदलाव सिंह है? जी जैसा सहज, सरल और मिलनसार मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं अंतर बता रहा हूं, एक साल में कमलनाथ जी से केवल 3 बार मुलाकात हुई, वो भी एक मिनट की। और जब शिवराज सिंह जी से मैं पहली बार मिला, 45 मिनट की मुलाकात हुई मेरी पहली बार में, 45 मिनट की। और एक दिन मैंने हिसाब लगाया, 7 बार मुख्यमंत्री जी से मिला दिन में। तो मुझे ये लगता ही नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सहज हैं, सरल हैं, बड़े भाई की तरह हैं, कभी भी उंगली पकड़ के उनसे काम करा लेता हूं। और कमलनाथ जी के पास मिलने का समय नहीं होता था। जब उनके दरवाजे में प्रवेश करते थे तो कुछ काम पूछने के बजाय चलो 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 बताओ बताओ, चलो चलो, ये हालत थी। तो हम लोगों को कोई महत्व नहीं मिल रहा था, ये लगता ही नहीं था कि मैं सत्ताधारी दल का विधायक हूँ। ऐसी स्थिति क्यों थी? क्या आप लोग सिंधिया के मुझे यही लगती लगता है कि चूंकि हम लोग सिंधिया जी में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमको देख के उनका चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो जाता था और कभी उन्होंने हमको गंभीरता से नहीं लिया और कभी उन्होंने हमको महत्व नहीं दिया। जो छवि है सिंधिया जी के साथ जुड़े रहने की, वो तो अभी भी साथ में रहेगी। यहाँ की ऐसी कोई समस्या नहीं आई आपको? यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। बीजेपी एक परिवार है और सब लोगों ने बहुत सा हृदय से हमको लिया है, बल्कि हमें यहाँ और ज़्यादा महत्व है। अच्छा, एक और बात ये आप लोग बार बार उठा रहे हैं कि कमलनाथ जी केवल तभी तक यहाँ है मध्य प्रदेश में जब तक ये चुनाव चल रहे हैं। 3 तारीख के बाद उनको 10 तो नहीं, 3 के बाद ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि वो चार्टेड 4 तारीख का बुक है उनका। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 3 तारीख के बाद वो मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभी तो दिख रहे हैं, अभी तो बराबर कैंपेनिंग चल रही है उनकी कैंपेनिंग में भीड़ भी काफी आ रही है। इससे आपको चिंता नहीं होती भीड़ से? पैसे खर्च करके, संसाधनों जुटा के भीड़ जुटाई जा रही है। वास्तविक रूप से कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। कमलनाथ जी इससे पहले कभी भिंड नहीं आए, तो भिंड की जनता जानती नहीं कमलनाथ कौन है। तो कमलनाथ के लिए तो भीड़ होने का सवाल ही नहीं है। तो पैसे खर्च करने की बात तो आपसे कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो इतना भी नहीं है। जैसे आप लोगों को तो 35 करोड़ का कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं वो इसी आधार पर बांटे हैं कि कौन प्रत्याशी कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। ना सर्वे कोई मापदंड है, ना और दूसरी चीज़ें मापदंड है। मापदंड ये है कि कौन प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकता है, इस आधार पर उन्होंने टिकट बांटे हैं। महंगाओं विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो आपका डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है? आप मान लीजिए चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में आते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी समस्या हैं, सड़कों की समस्या है, रोज़गार की बहुत समस्या है। जो मुझे पता चला है कि
गवर्नमेंट स्कूल के जो उन्नयन है उनकी एक बड़ी बात है। इन सब को लेकर आपका क्या रोड मैप है? निश्चित रूप से आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरे मन में जो विचार है वो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि यातायात की सुगमता हो, पूरे क्षेत्र को जोड़ा जाए। दूसरी मेरी प्राथमिकता है बेरोजगारी। कुछ इस तरह के व्यवसाय लाए जाएं जो कृषि आधारित हों और जिससे जो किसानों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, दुर्भाग्य से उनको रोजगार नहीं मिलता, तो उनको उसमें समाहित किया जा सके। तीसरा, शिक्षा के उन्नयन एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। सौभाग्य से शिक्षा के प्रति हमारे यहाँ लोगों में लगाव है और इस बार जो परिणाम आए हैं इंटर और हाई स्कूल के, हमारे मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 4-5 लड़कों ने मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है। तो शिक्षा का उन्नयन हो, रोजगार के अवसर मिलें और कुछ इस तरह के तकनीकी संस्थान भी लाए जाएं जिससे एक टेक्निकल एजुकेशन लोगों को हासिल हो सके, ये हमारा प्रयास है। अच्छा, किसानों की आपने बात की, किसान कर्ज माफ़ी 2018 के जब विधानसभा के चुनाव हुए सबसे बड़ा विषय था। कांग्रेस की जीत में एक बड़ा कोई फैक्टर माना गया तो किसान कर्ज माफ़ी मानी गई। लेकिन आप लोग अब बीजेपी में हैं और बीजेपी बराबर शुरू से कहते रहे कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई, कर्ज माफ़ी की ही नहीं गई। कहा 2 लाख का था, हुए 10,000, 20,000, 25,000। ये आपके ग्वालियर चंबल में खासतौर से अगर हम महंगाओं के ही बारे में बात करें, क्या स्थिति है इस कर्ज माफ़ी को लेके? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार बनाने में एक बड़ा इशू ये था कि हम 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, पर सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की। जो आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, सच्चाई ये है गद्दारी करने वाले वो लोग हैं। 1 साल तक किसानों को बेवकूफ़ बनाया और एक नया पैसा किसान के खाते में नहीं आया। लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, जो सच्चे हितैषी हैं किसानों के। 28,000 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने में किसी न किसी मद के माध्यम से किसानों के खाते में डाले गए हैं। उनको कोऑपरेटिव में उनको सब्सिडी के रूप में भी दिए गए हैं। और जो 4,000 रुपये प्रति किसान को जो केंद्र सरकार 6,000 रुपये सम्मान निधि देती थी, उसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 4,000 रुपये अपनी तरफ से किसान सम्मान निधि के देना प्रारंभ किए हैं। तो इस तरह से ये किसानों के हित की बात है। तो ये किसान अब आपको लगता है कि आपकी बात मानेंगे, समझेंगे आपकी बात? क्योंकि विधानसभा में एक जानकारी आई कि कर्ज माफ़ी तो की गई है, ये तो बात सही है। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि बोला 50,000 करोड़ का था लेकिन किए 5,000 करोड़। तो अब जनता समझ रही है, खासतौर से किसान महंगाओं में? निश्चित रूप से किसान समझ रहे हैं। वो कर्ज माफ़ी भी एक तरह का षड्यंत्र था। कोऑपरेटिव में किसानों के हिस्से का जो अंश पूंजी जमा थी सहकारी क्षेत्र में, उसी अंश पूंजी को बैंक में उनके खातों में डाइवर्ट करके वो कर्ज माफ़ी दिखाई गई है। सच्चाई ये है कि उससे किसान का ही पैसा किसान के जेब से निकाल के बैंक में जमा कर दिया और किसान इस बात को नहीं समझ पाया। तो ये भी एक षड्यंत्र था किसानों के साथ। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा उस सब जमा कराया है वो किसानों के उसी निधि का पैसा है जो अभी 800 करोड़ रुपए उन्होंने कोऑपरेटिव को दिया है। अच्छा, आप लोग दिग्विजय सिंह पर काफ़ी आरोप इस बात के लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि पर्दे के पीछे से सरकार तो वो चलाते थे। कमलनाथ जी तो बैठते थे जहाँ विधायक दल की बैठक हो, उसमें दिग्विजय सिंह जी नज़र आते थे। कैबिनेट की बैठक को भी पर्दे के पीछे से चलाते थे। इस बार वो नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं उपचुनाव में। बताया जा रहा है कि वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को घेर रहे हैं पर्दे के पीछे से। ये हमेशा ही होता है। दिग्विजय सिंह जी कभी जनता के सामने नहीं आते, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को कोई प्रत्याशी अगर मर्द है तो बुला ले सभा करने के लिए, उसको पता चल जाएगा दिग्विजय सिंह की वास्तविकता क्या है। पर जब सरकार बनती है, जब सत्ता में आते हैं, तो एक सुपर कैबिनेट होती है, एक सुपर सीएम होते हैं जो पूरी सरकार को संचालित करते हैं। अच्छा, तो वो अभी भी आपको लगता है कि और सुपर होने की कोशिश में है पर्दे के पीछे से? जी बिल्कुल, इस चुनाव के माध्यम से वो सुपर होने के प्रयास में है। अच्छा, ये बताइए कि एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सरकार जब गिरी कांग्रेस की, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों में आपका क्या मानना है कि किसकी ज़्यादा बड़ी भूमिका थी सरकार की गिरने के पीछे की? क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, वो परिस्थितियाँ किसकी वजह से थी, दिग्विजय सिंह जी की या कमलनाथ जी की? दोनों की भूमिका थी, दिग्विजय सिंह जी की भी और कमलनाथ जी की।
दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे षड्यंत्र कर रहे थे और कमलनाथ जी उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने बार बार उनको आगाह किया और अगर समय रहते कुछ निर्णय हो गए होते तो शायद उनको ये परिस्थितियां नहीं देखना पड़ती। ठीक है, ओपीएस भदौरिया जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये ओपीएस भदौरिया जी थे जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये प्रोग्राम यहीं तक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।